नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म में मैं शुभम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मित्रों, इस जो साइंस की एक सीरीज़ चलाई हुई है यूपीएससी हिंदी ने, उसमें आज ये 15वां लेक्चर होगा और हम विटामिन कर रहे थे। तो विटामिन में मैं विटामिन बी3 और विटामिन बी5 को लेके, यानी कि पेंटाथोनिक एसिड और नियासिन को लेकर के, या निएक्टोनामाइड को लेकर के मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि मोस्ट ऑफ द बुक्स में, आपकी बहुत स्टैंडर्ड बुक्स में वो चीज़ें गलत की हुई हैं और वो बुक्स बाज़ार में बहुत प्रचलित हैं, भारी मात्रा में बिक रही हैं, ठीक है, बट उसमें कुछ माइन्यूट मिस्टेक्स हैं। इसी तरह विटामिन बी1 का जो नाम है थायमिन, उसको लेकर के भी कुछ किताबों ने कुछ गलती की है, ठीक है। थायमिन एक्चुअली जो विटामिन बी होता है वो THAIMINE होता है, जिसको लेकर के THYMINE करके बहुत सारी गलती की हैं। तो इस लेक्चर में मैं उन चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कर रहा हूँ और आशा करता हूँ आपको साइंस की सीरीज़ ठीक लग रही होगी। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे विटामिन्स की। तो विटामिन्स ने मैंने बताया था कि फंक महोदय ने इसका नाम दिया था, जबकि ल्यूनिन महोदय ने विटामिन्स को खोजा था। मैंने बताया कि विटामिन को जब अरेंज करते हैं तो ABCDEK इस प्रकार के विटामिन खोजे गए हैं और भी खोजे चल रही हैं, बट जो मेन विटामिन्स हैं जिनके बारे में हमें अध्ययन करना है, जो पढ़ना है, वो आपका ABCDEK है। एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो विटामिन्स होते हैं वो हमारे शरीर में पैदा नहीं होते, बल्कि बाहर से इनटेक करना पड़ता है, यानी कि भोजन के माध्यम से हमें ये मिलते हैं, इन्हें बाहर से खाना पड़ता है, ठीक है। भोजन के माध्यम से ही ये हमारे शरीर में पहुंचते हैं और फिर जितनी भी ज़रूरत है, जिस हिसाब से ज़रूरत है इनकी अंगों को, उस हिसाब से वहाँ पर पहुंच करके और उन चीज़ों को फिक्स रखते हैं, यानी कि ठीक से सुचारू रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित रखते हैं। चलिए फिर समझते हैं क्या क्या और करते हैं विटामिन्स जो हैं वो आपकी मेटाबॉलिज्म क्रिया को बढ़ा देते हैं, यानी कि उपापचयी क्रियाओं को ये कंट्रोल करते हैं। जो भी मेटाबॉलिज्म क्रिया है, जो आपके पेट से रिलेटेड, जो पाचन से रिलेटेड, स्वांगीकरण, एसिमिलेशन जिसको बोलते हैं, उस सब की क्रियाओं को जो कंट्रोलिंग है वो ये करते हैं। दूसरा करते हैं ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, यानी कि वृद्धि और विकास में हेल्प करते हैं। वृद्धि मतलब होता है लंबा होना एक तरीके से, और विकास मतलब होता है आपका मानसिक विकास, उसके साथ साथ फिजिकल जो हो रहा है आपका डेवलपमेंट वो भी, यानी कि शारीरिक विकास, उसके साथ मानसिक या बौद्धिक विकास, सब कुछ जो है विकास में आएगा, उसमें भी हेल्प करते हैं। और अगर इनकी कमी से रोग उत्पन्न होता है तो उसे डिफिशियंसी डिजीज़ या अपूर्णता रोग कहा जाता है, ठीक है। चलिए समझते हैं इसके कुछ आधार पर, यानी कि घुलने के आधार पर इसके दो भाग किए गए हैं, दो विभेद किया गया है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिसॉल्वेबिलिटी, तो जिस बेसिस पे डिसॉल्व होते हैं उसके बिहाफ पे या उस बेसिस पे, इनके डिसॉल्व होने के बेसिस पे इनका दो पार्ट किया गया है। पहला है आपका ADEK और दूसरा है BC, यानी कि विटामिन बी और सी जो होता है वो सॉल्युबल इन वाटर होता है, यानी कि पानी में घुलनशील है ये, ठीक है। पानी में घुलनशील है, तो ये घुलने का एक आधार हो गया कि पानी में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक। और वसा में घुलने के, यानी कि सॉल्युबल इन फैट, यानी कि वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो विटामिन ADEK, जिसे अधिक से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, अधिक से पढ़ सकते हैं, ठीक। ADEK जिन्हें अधिक से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पर इसका दो डिवीज़न होता है। जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, जो भी वनडे एग्ज़ाम है, ठीक है ना, वनडे एग्ज़ाम में, यानी कि एक दिवसीय एग्ज़ाम, जैसे SSC के CHSL को ले लीजिए, GD ले लीजिए, CPO ले लीजिए, CGL ले लीजिए, इसमें, या RRB के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, इस समय NTPC कंडक्ट करा रही है, तो NTPC से रिलेटेड हो रहा है, या फिर बैंकिंग के जो बेसिक एग्ज़ाम्स होते थे पहले, उसमें सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके अलावा भी जितने भी अदर आपके एग्ज़ाम होते हैं, जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, ठीक है, तो उसमें भी, जैसे TET के एग्ज़ाम में भी ये पूछा जा सकता है, या और भी सारे एग्ज़ाम में, इवन PCS के एग्ज़ाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आते थे कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो मैच द फॉलोइंग में आते हैं कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, कुछ में विटामिन का नाम पूछ लेगा कि टोकोफेरॉल कौन सा विटामिन है, वसा में घुलनशील कौन सा है, ठीक है, बांझपन या इनफर्टिलिटी किस विटामिन से होती है। तो इस तरह से मैच द फॉलोइंग में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ विटामिन के नाम, ठीक है। नाम में सबसे पहले शुरू करते हैं। पहले है विटामिन ए जो है उसे रतौंधी कहते हैं, मतलब उससे जो होने वाला रोग है वो रतौंधी है, यहाँ पर रोग लिखा हुआ है, ठीक है। विटामिन ए से
रतौंधी होता है। विटामिन ए का नाम है आपका रेटिनॉल। ठीक, फिर आता है विटामिन सी। विटामिन सी से होने वाला रोग है स्कर्वी। ठीक, स्कर्वी। विटामिन ए से होता है रतौंधी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। अगर आपको कहीं ये लिखा हुआ नाइट ब्लाइंडनेस भी मिल जाए तो समझ जाइएगा कि ये रतौंधी है, इस बीमारी में रात में दिखाई नहीं देता है। फिर है विटामिन डी से होने वाला रोग है रिकेट्स। रिकेट्स हड्डियों से संबंधित रोग है। विटामिन बी से या बी कॉम्प्लेक्स से बहुत सारे रोग होते हैं, हम उन्हें आगे चल के देखेंगे। विटामिन ई जो है बांझपन या नपुंसकता का कारण है। बांझपन जो है वो महिलाओं में देखा जाता है, जिसको स्टेराइल कहते हैं। ठीक है, या और नपुंसकता मतलब होता है इनफर्टिलिटी। ठीक है, इनफर्टिलिटी। हीमोफीलिया विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा, जिससे फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन नामक तंतुओं का निर्माण नहीं होगा। और जो आरबीसी के अणु होते हैं, जब फाइब्रिनोजन का निर्माण नहीं होगा तो वो अणु बाहर चले जाएंगे और आपका रक्त का थक्का नहीं बनता। हीमोफीलिया पर मैंने एक विशेष लेक्चर भी ले रखा है आज। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके उस लेक्चर को देखिए। अब जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो फर्दर कई भागों में डिवाइड होता है। आइए देखते हैं। पहला है विटामिन बी1। विटामिन बी1 की कमी से होने वाले रोग को बेरी बोलते हैं। इसे डिस्क्राइब किया जाएगा, विस्तृत रूप से मैं इसे पढ़ाऊंगा, बस अभी आप नाम जान जाइए। विटामिन विटामिन बी टू से जो कमी होती है उसमें कीलोसिस रोग पैदा होता है। ठीक है, जिसमें आपके होंठ या त्वचा में फटने लगते हैं, उस तरह का रोग है। फिर विटामिन 3 से होता है पेलाग्रा। विटामिन 5 से होता है अनिद्रा या चर्म रोग। विटामिन 6 से होता है एनीमिया। 7 से भी एनीमिया, 9 से भी एनीमिया और 12 से भी एनीमिया ही होता है। ठीक है, तो यानी कि शुरू में विटामिन बी1 से बेरी, फिर कीलोसिस, फिर पेलाग्रा, फिर उसके बाद विटामिन 5 आता है, इससे चर्म रोग या अनिद्रा, और बाकी विटामिन B6, 7, 9, 12 सबसे आपका जो होता है वो सेम रोग, यानी कि एनीमिया, रक्त अल्पता, जिसको हिंदी में बोलते हैं रक्त अल्पता होती है। ठीक, चलिए अब आगे समझते हैं, विटामिन ए के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, मैं सब कुछ हिंदी में लिखता जाऊँगा, और अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप नोट डाउन करते जाइएगा। विटामिन ए जो होता है, पहले तो जान जाइए वसा में घुलनशील विटामिन है। ये है जो है सॉल्युबल इन फैट है। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन है। ऐसे तो इसका नाम रेटिनॉल होता है, लेकिन अगर इसके रासायनिक नाम की बात करें तो रासायनिक नाम है एक्जेरोफाइटॉल। एक्जेरोफाइटॉल। ठीक, तो अगर विटामिन ए का रासायनिक नाम कहीं पूछता है तो आप लिखेंगे एक्जेरोफाइटॉल। ओके, तो अगला देखते हैं। इससे होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस मतलब होता है रतौंधी। ठीक, नाइट ब्लाइंडनेस मतलब होता है रतौंधी। ठीक है ना, इसकी कमी से होता है रतौंधी रोग। रोग कौन सा होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक, ये कहाँ होती है? एनिमल सेल ऑफ लीवर। जो पशु होते हैं या जो आपका जानवर है, इवन मनुष्य, उनके लीवर में और इंटेस्टाइनल म्यूकस, यानी कि आंत के म्यूकस में ये पाए जाते हैं। कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के लीवर में। ठीक है, और इंटेस्टाइन के म्यूकस में, आंत के म्यूकस में ये पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि इसमें विजुअल पिगमेंट होता है, कि देखने में मदद करने वाले वर्णक है। ठीक है ना, देखने में मदद करने वाले वर्णक होते हैं। अब दो चीज़ के बारे में और जान जाइए। दो टाइप की सेल होती है हमारी आंख में। जो हमारी आंख है इसमें दो टाइप की सेल होती है। पहला होता है रॉड और दूसरा होता है कोन। जो रॉड सेल्स होती हैं वो शेप यानी कि आकृति, ठीक, और जो कोन सेल होती हैं वो होती हैं रंग को देखने में मदद करती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। जो रॉड सेल होती है वो हमें आकृति को देखने में, यानी कि इससे लंबाई चौड़ाई कैसी है ये देखने में हेल्प करती है। आकृति मतलब लंबाई चौड़ाई का अंदाजा लगाने में।
ठीक। जबकि जो आपका कोन सेल्स होती हैं वो रंग को देखने में, ठीक ना, कलर्स को देखने में मदद करती हैं। यानी कि अगर आपको ग्रीन कलर ग्रीन दिख रहा है तो किस सेल के ना दिख रहा है, कोन सेल के नाते दिख रहा है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगला है जीरोप्थैल्मिया डिजीज। इस डिजीज को हिंदी में मैं लिख रहा हूं जीरोप्थैल्मिया, जीरोप्थैल्मिया रोग, ठीक है। जीरोप्थैल्मिया एक रोग होता है जो किसकी डिफिशियंसी से हो रहा है, ए, विटामिन ए की कमी से हो रहा है। विटामिन ए की कमी से हो रहा है ये रोग। होता क्या है, जो हमारा कंजक्टाइवा होता है, कंजक्टाइवा क्या है, ये जो व्हाइट कलर का पोर्शन है, ये जो व्हाइट कलर का पोर्शन होता है, रुकिए मैं इसको येलो से दिखा दे रहा हूं, एक सेकेंड। ये जो व्हाइट कलर का पोर्शन है, बेसिकली जो मैं येलो से दिखा रहा हूं ये व्हाइट होता है आंख में, ठीक। ये जो व्हाइट कलर का पोर्शन होता है, सफ़ेद, यही कंजक्टाइवा है। तो इसमें जो होता है इन्फेक्शन हो जाता है और ये हार्ड यानी कि कठोर हो जाता है। ये क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। तो इसको जीरोप्थैल्मिया कहते हैं, जीरोप्थैल्मिया रोग है ये, ठीक है। ये क्या है कि इसकी कमी से इन्फेक्शन भी होता है, विटामिन ए की कमी से इन्फेक्शन होता है, तो इसको एंटी इन्फेक्शन डिजीज भी कहते हैं, एंटी इन्फेक्शन डिजीज, ठीक है। एंटी इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को अब हिंदी में ना बोलवाइए, वैसे याद भी नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। और एंटी इन्फेक्शन जो है डिजीज कहते हैं इसको। उसके बाद हम लोग आते हैं अगला कि किसमें पाए जाते हैं, तो मैंगो में, आम में पाया जा रहा है विटामिन ए, कैरेट में, गाजर में पाया जा रहा है, ठीक है। ग्रीन वेजीज में यानी कि हरी शाक सब्जियों में, शाक सब्जियों में या सब्जी में, ठीक है। दूध में पाया जा रहा है और अंडे में पाया जा रहा है, ठीक है। तो विटामिन ए कहाँ कहाँ पाया जाता है, 13 से 15 साल के बच्चों में 60 mg की ज़रूरत होती है, 60 मिलीग्राम की ज़रूरत होती है विटामिन ए की, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको विटामिन ए समझ में आया होगा। इसके साथ आँख से संबंधित एक चीज़ और समझ लीजिए, जो हमारी आँख है, आँख का जो ये पोर्शन है, ठीक है ना, बेसिकली ये जो मैंने कलरफुल पोर्शन दिखाया है, ये जो मैंने पोर्शन दिखाया है, ठीक, ये एक झिल्ली होती है, ये एक झिल्ली होती है जो प्रकाश को लेकर के संवेदनशील होती है और वो छोटी बड़ी होती है। अगर आपके आँख में ज़्यादा लाइट डाली जाएगी, ठीक है, तो ये झिल्ली सिकुड़ के इतनी बड़ी केवल यहाँ तक आ जाएगी, कहने का मतलब है, ठीक है ना। जैसे ऐसे समझिए, मान लीजिए इसके बाहर झिल्ली है, ठीक। अगर ज़्यादा लाइट डाली जाए, प्रकाश ज़्यादा डाल दिया जाए, तो ये सिकुड़ करके इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक। और कम प्रकाश में ये काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है ना, ऐसे इतनी बड़ी हो जाएगी, ठीक। तो प्रकाश को लेकर संवेदनशील है, इसको आइरिस बोलते हैं, ठीक है। ये लोगों में अलग अलग कलर का होता है, जैसे ऐश्वर्या राय का ग्रीनिश ब्लू है, ठीक, किसी का ब्राउन होता है, हम लोग का नॉर्मली ब्लैक होता है, ठीक है। तो ये इसका कलर चेंज होता है आइरिस का, ठीक है। अब अगला आइए, विटामिन बी के बारे में जानते हैं। विटामिन बी को लेकर के एक इंटरनेट पर भी पढ़ा होगा, पता नहीं है मुझे, और मैंने कहीं देखा था इसको बहुत पहले, 5 साल हो रहा है लगभग, मैं कहीं से पाया था, तो मैंने उसे नोट डाउन कर लिया था और बहुत ही अच्छा जुगाड़ है। अक्सर जब भी नाम पूछता है तो 1 मार्क्स ये दिलाने का काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये विटामिन बी का जुगाड़ है। विटामिन बी में जितने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो आते हैं, ठीक है, उनका जुगाड़ है। पहला है थोरा, थोरा में था पर ध्यान दीजिए, इसका नाम है एक सेकेंड, थायमिन, ठीक है। विटामिन B1 है थायमिन, ठीक। र से आता आपका है राइबो फ्लेविन, विटामिन B2, ठीक। विटामिन B3 पेंटोथोनिक अम्ल, विटामिन B3 है पेंटाथोनिक अम्ल या पेंटाथोनिक एसिड, ना है निक्टा या नियासिन, नियासिन मैं लिख दे रहा हूँ, निक्टाटेनामाइड करके कुछ होता है, नियासिन, ठीक है ना, नियासिन।
फिर आता है प। प मैं यहाँ लिख रहा हूँ ब्लैक कलर से, ठीक। प से आता है आपका पायरिडॉक्सिन, ठीक। प आ गया पायरिडॉक्सिन। फिर आता है आपका B1, B2, B3, B5, ठीक है, B6 पायरिडॉक्सिन, पर से पायरिडॉक्सिन, पर से पायरिडॉक्सिन। फिर फ से आता है फोलिक एसिड, एक इसमें छूट रहा है, ठीक है। विटामिन B6, B7 पायरिडॉक्सिन हो गया, B7 बायोटिन एक होता है, छूट रहा है, चलिए कोई बात नहीं। फिर फ से आता है आपका फोलिक एसिड, फोलिक अम्ल या फोलिक एसिड B9। और लास्ट आता है आपका स से, जिसको बोलते हैं साइनोकोबैलामिन, साइनोकोबैलामिन, ठीक है, B12। एक इसमें मिस होता है जो कि B7 है, इसका नाम बायोटिन है, ठीक है। तो चलिए, थोड़ा पानी पर फंसा है, आप याद कर लीजिए B1, B2, B3, B5, B6, B9 एंड B12, ठीक। जो महत्वपूर्ण है उसको यहाँ लिख दिए हैं। B7 कहीं कॉर्नर में लिख लीजिएगा आप लोग, B7 कहीं कॉर्नर में लिख लीजिएगा, बायोटिन, ठीक। तो जितना इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर दिया हुआ है। कहाँ क्या क्या दिया है? B1, B2, B3, B5, B6, B7, सॉरी B9, B12, ठीक है। 1, 2, 3, 5, 6, 9, 12 याद कर लीजिएगा, कहीं पर थोड़ा पानी पर फंसा है। था से हो गया आपका थायमिन, र से हो गया राइबोफ्लेविन, पा से हो गया पेंटाथोनिक एसिड, ना से हो गया नियासिन या निक्टाटेनामाइड, फिर हो गया पर से हो गया पायरिडॉक्सिन, फा से हो गया आपका फोलिक एसिड, सा से हो गया साइनोकोबैलामिन। तो यही टोटल है। चलिए अब बारी बारी सबको पढ़ लेते हैं। पहला है थायमीन। थायमीन की कमी से जो रोग होता है वो होता है बेरी बेरी। थायमीन की कमी से जो रोग होता है वो होता है बेरी बेरी रोग, ठीक है। दूसरा है एंटी न्यूरेटिक, यानी कि नर्व से रिलेटेड है, यानी कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, ठीक है। इसकी कमी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। वॉशिंग राइस इट वॉश आउट, यानी कि चावल को धोने से नष्ट होने वाला विटामिन जो है कौन है? B1 है, ठीक है। वॉशिंग राइस यानी कि चावल को धोने से जो विटामिन नष्ट होता है वो कौन होता है? B1 होता है। कार्डियक फटीग या पैरालिसिस की स्थिति, ठीक है, लकवा या कार्डियक फटीग मतलब हृदय क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक, हृदयाघात, ठीक। और फिर लकवा जैसी स्थिति इसके कारण पैदा होती है। अब इसको लोग कंफ्यूज करते हैं थायामीन से। किससे कंफ्यूज करते हैं? थायामीन से। थायामीन क्या है? ये डीएनए के एडेनिन को लिंक्ड करने वाला एक बायोकेमिस्ट्री जेनेटिक्स का एक अम्ल टाइप का है, जो C5H6N2O2 टाइप की एक संरचना रखता है। तो थायामीन जो है वो थाइमीन नहीं है। थाइमीन और थायामीन दोनों डिफरेंट है। THYMIN अगर कहीं लिख करके आता है, अगर आप इंग्लिश के विद्यार्थी हैं तो वो डीएनए से रिलेटेड है, जो कि एडेनिन को जोड़ने का काम करता है, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। और जबकि थाइमीन जो है वो विटामिन B1 है, थाइमीन, जिसकी कमी से आपका बेरी बेरी रोग होता है। तो पहला हमने पढ़ लिया। दूसरा हम पढ़ते हैं राइबोफ्लेविन, ठीक। दूसरा पढ़ते हैं राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, ठीक। राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B को कहा जा रहा है। इसकी कमी से कीलोसिस हो रहा है। कीलोसिस, कीलोसिस एक ऐसा रोग है जिसमें ड्राई फेस और लिप्स होता है, यानी कि सूखा हुआ चेहरा और लिप्स, यानी कि होंठ। तो जब सूखा रहेगा तो क्या होगा? इसमें दरार पड़ जाएगा, क्रैक आ जाएगा, ठीक। पाया कहाँ जाता है? विटामिन B2 पनीर में और ईस्ट में पाया जाता है, ठीक है।
तो जो राइबोफ्लोविन होता है वो आपके विटामिन B2 जो है वो पनीर और ईस्ट में पाया जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करिए इसका। इसकी कमी से कीलोसिस नामक रोग होता है, जो मैंने बताया, ये कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। विटामिन B3, मोस्ट ऑफ द बुक्स, जो भी आपकी अच्छी से अच्छी बुक होगी, अगर आप अभी मेरा लेक्चर देख रहे हो तो जो आपके पास में बुक पड़ी है उसको निकालो, साइंस का चैप्टर खोलो और विटामिन देखो B3 का क्या नाम लिखा हुआ है, ठीक है। B3 का नाम मोस्ट ऑफ द बुक्स गलत लिखती हैं, क्योंकि वो कहीं कट कॉपी पेस्ट है, उन्होंने कोई रिसर्च नहीं कर रखा, जो मिलता गया वो डालते गए। आप उसको गूगल पे सर्च करो, बहुत जगह आपको ये गलत मिलेगा, ठीक है। चलिए, जब पहली बार ये मेरी लाइफ में आया, मैंने देखा कि इस तरह से है, हालांकि मैंने बीटेक कर रखा है, तो ये बायोलॉजी से मेरा सामना बाद में हुआ, क्योंकि बैकग्राउंड कुछ ऐसा था कि मेरे फादर डॉक्टर थे और इस सब चीज़ों से थोड़ा बहुत टच में रहा। लेकिन जब इसके बारे में मैं जाना तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि कैसे कुछ अच्छी किताबों में भी इसके विषय में गलत लिखा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए, निक्टोनिमाइड या नियासिन, निक्टोनिमाइड या नियासिन जो मैं बता रहा था, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, नियासिन या निक्टोनिमाइड, ठीक। तो नियासिन या निक्टोनिमाइड जो होता है B3, ये NADPH में मिलता है, ठीक। NADPH क्या है? निक्टोनिमाइड डाइफॉस्फेट, ठीक। NADPH जो है निक्टोनिमाइड डाइफॉस्फेट है, बेसिकली वो NAD बोला जाता है, ठीक। NAD और NADP बोला जाता है, H नहीं बोला जाता है। तो NADP में मिलता है ये और NAD में मिलता है, यानी कि निक्टोनिमाइड डाइफॉस्फेट में मिलता है। एक्ट्स एज ए कोएंजाइम, ठीक है। कोएंजाइम यानी कि सह या उप एंजाइम की तरह से काम करता है, ठीक है। ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में उनके हेल्प करता है। यानी कि अगर कोई आपसे पूछेगा कि निकोटिन कंटेंट किस में पाया जाता है, तो निकोटिन कंटेंट भी इसी में पाया जाता है, निकोटिन कंटेंट भी इसी में मिलता है, ठीक है। इसमें निकोटिन होता है B3 में और NADP में पाया जाता है, जो निक्टोनिमाइड डाइफॉस्फेट कहलाता है। ये एक सह एंजाइम या उप एंजाइम की तरह से हेल्प करता है किसकी? पौधों के प्रकाश संश्लेषण और उनके श्वसन में, ठीक है। उसके बाद इससे एक डिजीज होती है जिसका नाम है पेलाग्रा, ठीक है। पेलाग्रा एक डिजीज होती है जिसको 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है, इसको 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है, ठीक। चलिए, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा वो है, क्या बोलते हैं कि विटामिन है जो कि जिसमें आपके निकोटिन पाया जा रहा है, तो वो आपका विटामिन B3 है और इसमें निकोटिन पाया जाता है, ठीक। इसके साथ ही अगर आपसे पूछता है कि पेलाग्रा डिजीज़ जो है वो किसकी कमी से होती है, तो आप बहुत सारी बुक्स में देखेंगे कि उसमें B5 लिखा होता है, बट वो पेलाग्रा डिजीज़ जो है वो विटामिन B3 की कमी से होती है, ठीक है। तो विटामिन B3 हमने पढ़ लिया है, अब हम आगे चलते हैं। चलिए, विटामिन B5 की ओर चलते हैं। चलिए, विटामिन B5, विटामिन B5 को जो है वो पेंटाथोनिक एसिड बोला जाता है, ठीक है। मैं यहाँ लिखता चल रहा हूँ, विटामिन B5 को पेंटाथोनिक अम्ल बोला जाता है, ठीक है। इसका नाम है, ये स्किन डिजीज यानी कि चर्म रोग उत्पन्न करने में आपका रिस्पॉन्सिबल है। उसके साथ साथ अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, सफ़ेद बाल, ठीक है, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो आप बिल्कुल B5 जहाँ भी मिलता हो उसका सेवन करिए, तो अंडे में मिलेगा, दूध में मिलेगा, इस तरह के हरी फल सब्जियों में मिलेगा, उसका सेवन करिए, ठीक है। रिप्रोडक्शन को प्रभावित करता है, यानी कि जनन क्षमता को प्रभावित कर रहा है ये, ठीक। फिर परक्यूसर ऑफ कोएंजाइम A यानी कि सह एंजाइम A का परक्यूसर है, ठीक। फिर आता है अगला विटामिन B6, B6 पढ़ लेते हैं। पायरिडॉक्सिन को B6 कहते हैं, पायरिडॉक्सिन को विटामिन B6 कहते हैं। ये जो है सिंथेसाइज होता है, संश्लेषित होता है, ठीक है, बाय बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा, जो हमारे इंटेस्टाइन यानी कि आंत में पाई जाती है। किसके द्वारा संश्लेषित होता है? वे जीवाणु जो हम लोग के आंत में पाए जाते हैं, उनके द्वारा ये
संश्लेषित होता है, ठीक है। इसके बाद अगर किसी को अपने सपने भूल जाते हैं, देखिए ये पीछे का क्वेश्चन है, अगर किसी को अपने सपने भूल जाते हैं, यानी कि आपने रात में सपना देखा, जब उठे तो आपको भूल गया, तो वो भी जो है संभव होता है। सपने भूलने की मतलब उसके जो पीछे विटामिन है, इसके पीछे जो विटामिन है वो कौन है? पायरिडॉक्सिन या विटामिन B6 है, ठीक। नेक्स्ट आता है विटामिन B9। B9 को हम लोग फोलिक एसिड कहते हैं, ठीक। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फोलिक एसिड जो है आयरन से रिलेटेड कुछ थोड़ा सा फेरस फोलिक उससे रिलेटेड जो है कुछ आपका संबंधित समझ में आ रहा है। तो जो फोलिक एसिड है ये बेसिकली, एक सेकंड होल्ड करिएगा, ठीक। हाँ चलिए, तो जो विटामिन B9 है वो हीमोग्लोबिन उसमें पाया जा रहा है, मतलब हीमोग्लोबिन जो होता है वो विटामिन 9 यानी कि फोलिक एसिड की मदद से ही आपका बढ़ता है, ऐसे कह लीजिए, क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा है, ठीक। तो हिम हिम मैंने बताया था कल भी, हिम मतलब होता है रेड कलर, तो जो रक्त को लाल कलर मिलता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही मिलता है, यानी कि हिम के कारण ही मिलता है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है, यानी कि फोलिक एसिड या फोलिक टॉनिक जब भी दिया जाता है, आयरन फोलिक कैप्सूल देखते होंगे माताओं को दिया जाता है, ठीक है, प्रसव के बाद या उससे पहले भी दिए जाती हैं गोलियां। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड यानी कि रक्त का निर्माण करता है। अब रक्त निर्माण में मोस्टली मेनली ये क्या करता है? आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, या आपका रेड ब्लड कार्पसेल्स का निर्माण करता है, ठीक। इसके साथ साथ ये डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है, यानी कि डीएनए जो है उसको संश्लेषण में हेल्प करता है ये, ठीक है ना, संश्लेषण में, संश्लेषण, ठीक है, जो भी है, ठीक है, डीएनए संश्लेषण में हेल्प करता है। इन्फेंट्स में जो रक्त होता है, अब ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, ठीक ना, एक्स्ट्रा पॉइंट्स है। तो इन्फेंट्स यानी कि नवजात शिशु जो होते हैं उसमें जो ये हेल्प करता है वो ब्लड फॉर स्प्लीन, ब्लड जो फॉर्मेशन होती है यानी कि रक्त जो बनता है, ठीक है, फॉर्मेशन लिखा हुआ है, एन ऊपर लिखा है मैंने, स्प्लीन में बनता है, यानी कि प्लीहा में बनता है। जब मैं बताऊंगा तो समझिएगा प्लीहा क्या होता है, ठीक। तो आरबीसी जो कहाँ बनती है, रक्त कहाँ बनता है इन्फेंट्स में, वो बनता है आपके स्प्लीन या प्लीहा में। और अडल्ट यानी कि जो 18+ है उनमें कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है, यानी कि बोन मतलब अस्थि, ठीक, मज्जा, अस्थि मज्जा में बनता है, जिसको बोन मैरो कहते हैं, ठीक। फिर आते हैं विटामिन B12 पर। विटामिन B12 का एक नाम होता है साइनो कोबैलामिन, ठीक। साइनोकोबैलामिन, साइनोकोबैलामिन में कोबाल्ट की उपस्थिति होती है या कोबैलामिन की उपस्थिति होती है, ठीक। कोबाल्ट की, CO से दिखाते हैं कोबाल्ट को, कोबाल्ट की उपस्थिति होती है। ये भी कहाँ बनता है? इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया सिंथेसाइज करते हैं इसको, यानी कि जो हमारे आंतों में जो जीवाणु प्रेजेंट हैं वो इसको संश्लेषित करते हैं, यानी कि बनने में मदद करते हैं, ठीक। अब ये विटामिन B यानी कि टोटल B का कंसेप्ट खत्म हो गया, मैंने पूरा B कॉम्प्लेक्स आपको पढ़ा दिया। अगर लेक्चर में ज़्यादा तेज बोल रहा हूँ तो मैं आपको बता दूं कि चूंकि पॉइंट्स मैंने लिख रखे थे इसलिए मैं इस लेक्चर को तेज बोल रहा हूँ। अगर आपको फिर भी ज़्यादा तेजी से लगता है तो आप बिल्कुल अपनी स्पीड स्लो करके सुन सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट विटामिन C के बारे में बात करते हैं। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन C का जो फॉर्मूला होता है वो शायद ही कहीं हो बुक्स में, बट अगर कहीं पूछता है तो आप याद रखेंगे CHO686, ठीक है ना, CHO686, CHO686, जिस तरह से आप याद रख पाए सब में सब फिक्स कर दीजिएगा। देखिए आरबीसी को बनाने में मदद करेगा एंटीबॉडी, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसीलिए कहा गया था कि जब कोविड चल रहा था, ठीक है, तो विटामिन C की गोलियां दी जा रही थी, क्यों? क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, स्कर्वी, स्कर्वी कैसी डिजीज है? स्कर्वी जो है आपकी स्किन डिजीज है, यानी कि चर्म रोग है स्कर्वी, ठीक। ये कहाँ पाया जाता है? ये सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, यानी कि रसदार खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक। जूसी फ्रूट्स में पाया जाता है, वही मैंने लिखा है,
अगला आता है विटामिन डी। विटामिन डी जो है उसका नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कल मुझे याद नहीं आ रहा था, देखिए कैल्सीफेरॉल सही बताया था मैंने। लेकिन विटामिन बी जिसको विटामिन ऑफ सनशाइन यानी कि धूप का विटामिन कहते हैं, धूप का विटामिन, ठीक है, इसीलिए विटामिन बी के लिए लोग कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि धूप में बैठिए। ये फ्री का विटामिन है, कहीं से खाना नहीं पड़ता है, केवल धूप में निकल जाओ, धूप जादू की तरह से खा करके जो है आपको धूप मिल जाएगा। फिर इसकी कमी से होता है रिकेट्स। इसकी कमी से क्या होता है? रिकेट्स। ये हड्डियों में होने वाला रोग है। रिकेट्स चिल्ड्रन में होता है बेसिकली, ठीक। और बड़े लोगों में होता है ऑस्टोमेलेसिया, ऑस्टोमेलेसिया, ठीक। ऑस्टोमेलेसिया होता है एडल्ट्स में, ठीक। ऑस्टियोपोरोसिस जो है, हड्डियों में जो छिद्र युक्त हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं या बोन डेंसिटी कम हो जाती है, वो भी एक तरह से इसी का रोग है। आपको विटामिन डी की कमी होगी तो बहुत सारी स्थिति होती है, जैसे आपको टिटेनी कंडीशन फील होगी, ठीक है। टिटेनी कंडीशन मतलब टिटनेस जैसा कि हर हमेशा टांस लगेगा, शरीर मुड़ेगी, लोग कहते हैं कि थोड़ा सा मुड़ रही है शरीर, ठीक है, एक निश्चित साइड में। इसी तरीके से है और भी चीज़ें, ठीक। फिर हाँ, अब देखिए प्राप्त कैसे होता है। जो सन है वो हमें सनलाइट देता है, ठीक। सनलाइट हमारे स्किन में जाती है, स्किन में हमारे 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल उपस्थित होता है जो यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट को ऑब्जर्व कर लेता है। अब मैंने ये भी बताया था कि जो अल्ट्रावायलेट है वो केवल अल्ट्रावायलेट ए हमारी स्किन को एब्जॉर्ब करने के लिए, जो अल्ट्रावायलेट्स हैं उसमें ए बी सी मैंने बताया था आपको कि 3 टाइप की अल्ट्रावायलेट है, जिसमें केवल अल्ट्रावायलेट ए जो है वो हमारे तक आती है, क्योंकि जो ओजोन लेयर है वो बी और सी को आने नहीं देती है, ठीक है ना। लेकिन उनकी पेनेट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। अगर बी और सी किसी तरीके से हमारे अर्थ तक आ जाएं तो या तो वो हमारी स्किन बर्न कर देंगी या तो सबको स्किन कैंसर हो जाएगा, क्योंकि बहुत हार्मफुल और बहुत इंटेंस होती हैं वो, ठीक। तो मैं क्या बता रहा था कि सनलाइट आई, सनलाइट आपके स्किन पे पड़ी, 7 हाइड्रोक्सी क्लोरोस्ट्रॉल है आपके पास स्किन में जो कि यूवी को एब्जॉर्ब कर लेगा और वो उसको कन्वर्ट कर देगा विटामिन डी में। तो इस प्रकार सूरज की रोशनी से हम लोग को विटामिन डी मिल चुका है, ठीक है। फिर मैंने वो जो भी बताया कि टिटेनी कंडीशन होती है। टिटेनी मतलब होता है टिटनेस लाइक कंडीशन, टिटनेस के तरह की कंडीशन, टिटनेस के तरह की स्थिति, ठीक है ना। टिटनेस के तरह की स्थिति हो जाती है टिटेनी कंडीशन में, ठीक। यानी कि शरीर जो है एक तरह से कहीं मुड़ेगी चुड़ेगी, जैसे मान लीजिए कि आपके पैर में टांस लग गया, अंगुलियां ऐसे टेढ़ी हो गई, फिर उसको आप दबाए तो थोड़ी देर में ठीक हुई, तो वो भी जो है विटामिन डी के कारण होता है। तो धूप में बैठिए अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो। देखिए लिखा हुआ है कि ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से, ठीक। फिर क्या होता है? विटामिन ई लास्ट विटामिन है शायद, टोकोफेरॉल इसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, टोकोफेरॉल बोलते हैं, ठीक। विटामिन डी जो है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है, यानी कि बांझपन को कम करता है, ठीक। यानी कि ये पाया जाता है आलमंड्स में। आलमंड मतलब क्या होता है? बादाम में पाया जाता है ये, और एंटी स्टेराइल विटामिन है, ठीक। तो बांझपन को कम करता है। उसके साथ ही ये जेनाइटल एपिथेलियम ग्रोथ को भी प्रभावित करता है। जो आपके जेनाइटल यानी कि जो आपके जनन अंग हैं, ठीक है, जनन अंग है, वहाँ पर जो एपिथेलियम टिश्यू होता है, ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू होता है, जब मैं टिश्यू पढ़ा रहा था उसमें बताया था, उसके ग्रोथ को यानी कि उसकी वृद्धि को भी प्रभावित करता है। उसके साथ ही ये इसको रिप्रोडक्शन विटामिन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन विटामिन या जनन विटामिन, ठीक। अगला आता है विटामिन के। इसका कल मैं गलत नाम बता रहा था, इसका नाम है फिलोक्विनोन, ठीक। फिलोक्विनोन इसका नाम है। ये सॉल्युबल इन फैट है, बताया ही था कि ADEK जो होता है वो सॉल्युबल इन फैट होता है, यानी कि वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। ये करता क्या है? तो प्रोथ्रोम्बिन जो है लीवर में फॉर्म करेगा, प्रोथ्रोम्बिन, और ये प्रोथ्रोम्बिन जो है जहाँ पर रक्त का स्राव होगा वहाँ पहुँच करके फाइब्रिन या फाइब्रिनोजन का निर्माण करेंगे, जिससे RBC का फ्लो करना रुक जाएगा, यानी कि वो जाली नुमा एक संरचना बनाएंगे, इससे RBC निकल नहीं पाएगी, तो एक थक्का सा जम जाएगा, जो हमें थक्का बोलते हैं, यानी कि हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, रक्त थक्का जमाने में, थक्का बनाने में महत्वपूर्ण है,
ठीक है। विटामिन के क्यों जाना जाता है फिलोक्विनोन? क्योंकि ये प्रोथ्राम्बिन का निर्माण करता है लीवर में, यकृत में प्रोथ्राम्बिन का निर्माण करेगा और जो कि हेल्प करेगा रक्त थक्का बनाने में, ठीक है। अगला है एथेरोस्क्लेरोसिस। देखिए एक बीमारी है, चूंकि मैंने फैट कवर नहीं करूंगा, ठीक है, फैट में कवर नहीं करूंगा, वसा का पोर्शन में कवर नहीं करूंगा, विटामिन खत्म हो गया, वसा का पोर्शन में कवर नहीं करूंगा। आप किसी भी बुक से उसको पढ़ लीजिए, बेसिक चीज़ें। वसा में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो मुझे 1-2 मिली, तो मैं वो चीज़ें कवर कर लूँगा, या कोई स्पेशल लेक्चर लाके वसा से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे साबुनीकरण भी एक वसा का प्रोसेस है बनाना, मैं कभी उसको ला करके कवर कर लूँगा, बट वसा मैं नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि वसा से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। साबुनीकरण से आते हैं, सोपिफिकेशन से, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो एथेरोक्लिरोसिस एक्चुअली इंग्लिश को हिंदी में लिखो तो दिक्कत होती है। एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है एक बीमारी है। ये क्या है? अगर हम लगातार संतृप्त वसा का सेवन करें, यानी कि सैचुरेटेड फैट का खाएं, सेवन करें, तो उससे जो हम लोग को बीमारी होती है वो एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। अब होता क्या है कि संतृप्त वसा क्या होती है? अगर किसी कार्बन में, ठीक है ना, कार्बनिक परमाणु में डबल बॉन्ड होता है, जैसे ये डबल बॉन्ड मैं बना रहा हूँ, ठीक, तो इसमें क्या होगा कि कार्बन अणुओं की संख्या कम हो जाएगी। अब इसमें केवल हाइड्रोजन अणुओं की संख्या कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें केवल 4 हाइड्रोजन जुड़ पाएंगे। पहले ये जानिए कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4, यानी कि इससे 4 चीज़ें जुड़ सकती हैं, ऐसे समझ लीजिए आसान शब्दों में, ठीक। तो जब ये 2 बॉन्ड हो गया तो 2 यहाँ, 1 3 1 4, ठीक। यही सेम इसका 2 यहाँ, 1 3 1 4, तो 4 चीज़ें जुड़नी थी, बट इस पर अब हाइड्रोजन केवल 2 जुड़ पाएंगे। समझ में आ गया? ये मुख्यतः अर्ध ठोस या ठोस होता है, लाइक जो भी घी टाइप का सामान होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है? वो आपकी संतृप्त वसा होती है। जैसे घी हो गई, देशी घी, ठीक, या बटर हो गया, थोड़ा अर्ध ठोस या ठोस टाइप की, ठीक। वही अगर दूसरे ओर जाएंगे, अगर हम लोग असंतृप्त देखें, अनसैचुरेटेड फैट देखें, अनसैचुरेटेड फैट में कोई भी तेल, जैसे मूंगफली का तेल या राइस ब्रान ऑयल या फिर जैतून का तेल, कोई भी तेल जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा? सूरजमुखी का तेल, वो आपका क्या हो जाएगा? असंतृप्त या अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट तरल अवस्था में इसलिए रहती है क्योंकि इसके साथ जो कार्बन परमाणु के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ता है उसमें पर्याप्त हाइड्रोजन रहते हैं। जैसे देखिए एक में 3 हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो यही मेन कारण है। और संतृप्त वसा के लगातार सेवन से घी का सेवन कर रहे हैं, पूड़ी, दाल, चावल सब कुछ घी में बन रहा है, तो आपको एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। ये एक बीमारी का नाम है। तो उसके बाद है पेनिकुलस एडिपोज टिश्यू होते हैं हम लोग के शरीर में, ठीक है। तो जो हमारी वसा है शरीर में, ये जो स्टोर होती है जहाँ पर, उन टिश्यूज़ को बोलते हैं, उन ऊतक को बोलते हैं पेनिकुलस एडिपोज, ठीक है ना। यानी कि जो हमारी स्किन है, जैसे ये त्वचा है हमारी, बाहरी त्वचा, उसके अंदर जो है ये स्टोर्ड है यहाँ पे इस फॉर्म में, ठीक, फैट अंडर स्किन। तो फैट जो है वसा उसके नीचे में स्टोर होती है, तो जिसमें स्टोर होती है उन ऊतक का नाम होता है पेडिकुलस एडिपोज, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ये लेक्चर थोड़ा तेज़ी से मैंने बनाया है, ठीक है, ज़्यादा जल्दी से बोल करके बनाया है, लेकिन अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप स्लो करके देख लीजिएगा। और मेरा आज ये कंप्लीट करना ज़रूरी था क्योंकि लेक्चर्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं और अभी सिलेबस में काफ़ी कुछ पढ़ना है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।